निकोलस वैन ऑर्टन एक वेल्दी इन्वेस्टमेंट बैंकर था जो एक डिवोर्सी था। वो अपनी वाइफ एलिजाबेथ और छोटे भाई कॉनरेड से अलग रहता था। कुछ साल पहले उसका भाई ड्रग एडिक्ट था, पर वो उसकी आदत अब छूट चुकी थी। निकोलस जब छोटा था तब उसके पिता ने छत से कूदकर आत्महत्या की थी। ये बात वो कभी भूला नहीं था और जब भी ये बात उसे याद आती वो डिस्टर्ब हो जाता। इस वजह से वो अपने आप को हमेशा काम में बिजी रखता और इसी काम की वजह से उसके और उसकी पत्नी के बीच दूरी आ गई थी। दिन ब दिन वो गुस्सैल, घमंडी और बिगड़ैल होता जाता है और इसकी वजह से वो सबसे दूर होता जा रहा था। तो उसका छोटा भाई कॉनरेड यानी कॉनी चाहता था कि वो काम से बाहर निकलकर फैमिली और दोस्तों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताए। इसलिए वो एक दिन उसे सीआरएस कंपनी का कार्ड देता है। ये सीआरएस कंपनी कुछ गेम के जरिए लोगों को एंटरटेन करने का काम करती थी। कॉनी उसे वो कार्ड देके कहता है कि इससे मेरी जिंदगी बदल गई, अब तुम्हारी भी बदल जाएगी। और बस तभी से शुरू होता है एक गेम जो निकोलस की जान पर बनाता है। वो गेम उसकी सारी दौलत, सारे पैसे लूट लेता है। इस गेम में निकोलस को समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करे, किस पर ना करे। मूवी का एंड बहुत इंटरेस्टिंग है और फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट भी हैं जो हमें भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर इस गेम के पीछे है कौन। ये मूवी 1997 की थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था और इसे आईएमडीबी पर 7.8 की रेटिंग मिली है। मूवी में माइकल डगलस निकोलस वैन ऑर्टन के किरदार में नजर आए हैं। निकोलस एक बहुत ही फेमस अमेरिकन एक्टर है जिन्हें हमने अ परफेक्ट मर्डर, डिस्क्लोजर और बेसिक इंस्टिंक्ट जैसी फिल्मों में देखा है और फिल्म में शॉन पेन कॉनरेड के किरदार में नजर आए हैं। फिल्म की शुरुआत होती है निकोलस से। जैसे कि मैंने आपको बताया, निकोलस एक बड़े से घर में अकेला रहता था। सिर्फ उसके साथ उसकी मेड एलेसा रहती थी जो उसके साथ बचपन से थी। निक का भाई कॉनरेड यानी कॉनी एक दिन डिनर पर उसे सीआरएस कंपनी का कार्ड देता है और उसे वहां कॉल करने को कहता है। दूसरे दिन निकोलस क्लाइंट के साथ एक मीटिंग के लिए एक बिल्डिंग में जाता है जहां उसे वो सीआरएस कंपनी का ऑफिस दिखता है। जिसके थोड़ी देर बाद निकोलस वहां जाता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि उसके भाई ने उसका नाम उस खेल के लिए रजिस्टर किया था। उसका भाई कॉनी उनके लंदन वाली शाखा का क्लाइंट था। निकोलस को उस कंपनी में जिम फैनगोल्ड नाम का एक आदमी मिलता है। वो निकोलस को सवालों का एक फॉर्म देता है भरने के लिए जिसमें कुछ पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल थे। फैनगोल्ड उसे कहता है, ये फॉर्म भरने के बाद तुम्हारी फिजिकल टेस्ट लेंगे क्योंकि ये खेल हर खिलाड़ी के लिए अलग है। इसे आप एक रोमांचक अनुभव की तरह सोचिए जो आपके पास खुद चल के आता है। पर वो उस खेल के बारे में निकोलस को कुछ नहीं बताता। पहले तो निकोलस उस खेल में हिस्सा लेने के लिए मना करता है, पर फैनगोल्ड उसे कहता है जब आपका खेल शुरू होगा तब आप फैसला कीजिए कि वो आपको अच्छा लगा या नहीं, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप इसे जब चाहे रोक सकते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर खेलिए। ये बातें सुनकर निकोलस फाइनली सारे टेस्ट दे देता है। दूसरे दिन टेनिस क्लब में निकोलस को कुछ लोग यानी उसके दोस्त सीआरएस कंपनी और उसके खेल के बारे में बात करते हुए सुनता है। शाम को वो उन लोगों से उस कंपनी और उसके खेल के बारे में पूछता है तो वो भी उसे कुछ डिटेल जानकारी नहीं देते। दूसरे दिन निकोलस को सीआरएस कंपनी से फोन आता है। वो कहते हैं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। तो वो अपने भाई को फोन करके इसके बारे में जानकारी देता है। रात को जब वो घर जाता है तब उसे उसके घर के सामने एक आदमी पड़ा मिलता है। ठीक वो भी बिल्कुल उसी जगह और उसी तरह जहां पर उसके पिता ने छत से कूदकर आत्महत्या की थी। तब उसके सामने वही मंजर एक सेकंड के लिए आता है, पर जब वो उसे पलटा के देखता है तो वो बस एक जोकर का पुतला होता है जिसे उठाकर वो घर में ले जाता है और जिसके मुंह से उसे एक चाबी मिलती है जिस पर सीआरएस लिखा था। उसे कुछ आइडिया नहीं होता कि वो चाबी किस ताले की है। रात को जब वो चाबी के बारे में सोचने लगता है तब टीवी का न्यूज रिपोर्टर अचानक से निकोलस से बातें करने लगता है। निकोलस हैरान हो जाता है। वो इंसान बताता है, एक छोटा कैमरा इस वक्त तुम्हें देख रहा है और वो कहता है तुम्हारे इस खेल में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें एक चाबी मिल चुकी है और बाकी भी मिलेगी, पर तुम्हें पता नहीं होगा कि कब और कहाँ मिलेगी और उसका क्या करना है। तुम्हें बस अपनी आंखें खुली रखनी होगी। जो जोकर का पुतला उसने घर के अंदर लाया था उसके आंखों में एक कैमरा था जो उस पर नजर रखे था। निकोलस उसे तोड़ देता है। वो इंसान उसे इमरजेंसी में कॉल करने के लिए एक नंबर देता है। दूसरे दिन निकोलस अपनी कंपनी के दूसरे ब्रांच जाता है। वहाँ एयरपोर्ट पर वो सब पर बारीकी से नजर रखता है। निकोलस की कंपनी में घाटा हो रहा था जिसका जिम्मेदार वो अपने पार्टनर रैंसर को समझता था। रैंसर उसके पिता के वक्त से उनके साथ था। वो उससे दस्तखत लेके उसे कंपनी से निकलना चाहता था।
पर उसने जो कागजात अपने साथ बैग में लाए थे वो बैग खुलता नहीं। वो उस चाबी से भी बैग खोलने की कोशिश करता है पर वो खुलती नहीं। तो वो समझ जाता है कि बैग शायद किसी ने बदल दिया होगा, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो फिर से कैलिफोर्निया लौट आता है। रात को वो उसी होटल में अपनी भाई की राह देखता है जहाँ वो हमेशा मिलते थे। वहीं पर उसके ऊपर एक लेडी वेटर बियर गिरा देती है। इसकी वजह से होटल का मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देता है। एक वेटर बिल के साथ उसके लिए एक नोट छोड़ता है जिस पर लिखा था कि उसे जाने मत देना। तो निकोलस उस औरत का पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी हार्ट अटैक से गिर जाता है। तो निकोलस पुलिस से मदद मांगता है और वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। पुलिस निकोलस और उस लेडी को अपने साथ अस्पताल ले जाते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। लेकिन उनके वहां जाते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वहां के सारे लोग गायब हो जाते हैं। तब निकोलस समझ जाता है कि ये सीआरएस कंपनी का खेल है, यानी उस आदमी का हार्ट अटैक और वो पुलिस सारा प्लान था। निकोलस सीआरएस कंपनी और उसके खेल के बारे में उस औरत को बताता है जिसका नाम क्रिस्टिन था। निकोलस ने उसका नाम होटल मैनेजर के मुंह से सुना था। उस बिल्डिंग के पार्किंग में उन्हें एक लिफ्ट दिखती है। वो उस लिफ्ट से लॉबी में जाने की कोशिश करते हैं पर वो लिफ्ट ऑन नहीं होती। तो निकोलस उस चाबी को यूज करता है जो उसे उस पुतले के मुंह से मिली थी। उस चाबी के यूज करते ही वो लिफ्ट ऑन हो जाती है पर वो बीच रास्ते में ही रुक जाती है। जैसे तैसे दोनों बिल्डिंग के लॉबी में आते हैं पर वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजता है और सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। तब दोनों उस बिल्डिंग से भाग जाते हैं पर निकोलस की बैग उसी लिफ्ट में फंस जाती है। निकोलस क्रिस्टिन को अपने ऑफिस ले जाता है जहाँ क्रिस्टिन फ्रेश होती है और जिसके बाद निकोलस उसे टैक्सी तक ड्रॉप करने जाता है। तब क्रिस्टिन उसे बताती है कि किसी ने मुझे पैसे दिए थे तुम पर शराब गिराने के लिए। सुबह निकोलस को उसकी सेक्रेटरी का फोन आता है क्योंकि उसकी अर्जेंट मीटिंग थी और वो उसे ये भी बताती है कि होटल से फोन आया था, आप अपना पेमेंट कार्ड वहाँ भूल आए हैं। तब निकोलस को याद आता है कि क्रिस्टिन को रोकने के चक्कर में वो अपना पेमेंट कार्ड वही छोड़ आया है। उसके नाम से उस होटल में एक रूम भी बुक किया था। होटल जाके वो कार्ड लेता है और उस रूम की चाबी भी मांगता है जो उसके नाम से किसी ने बुक की थी। होटल वाले कहते हैं कि वो चाबी आपने कल रात को ही ले ली थी। वो अपने जेब में देखता है तो वो चाबी उसे उसकी जेब में से मिलती है। वो रूम जाके देखता है तो उसे उस रूम का सामान बिखरा हुआ मिलता है और किसी लेडी के अश्लील फोटो, ड्रग्स और उसका खोया हुआ बैग भी उसे वहां दिखता है। तो वो डर जाता है और वो सारा रूम साफ करके होटल से बाहर निकलता है। रास्ते में वो देखता है कि कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है। वो उस इंसान के पास जाकर उसे पूछता है तो उसे उसका फोटो और गन मिलती है। वो इंसान उसे बताता है कि वो एक प्राइवेट जासूस है और किसी ने उसे पैसे दिए हैं उस पर नजर रखने के लिए। वो उस इंसान का नाम बिना बताए वहां से भाग जाता है। निकोलस अपने वकील दोस्त सैमुअल को लेके अपने एक्स पार्टनर रैनसन के पास जाता है वो फोटो लेके। उसे लगता है कि ये सब रैनसन ने किया होगा पर वो निक से कहता है कि मैंने तुम्हारे कागजात साइन किए हैं और इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं। तो निक उससे माफी मांग कर वहां से चला जाता है। वो सैमुअल को सीआरएस कंपनी के बारे में जानकारी निकालने को कहता है पर उसके पास जो कागजात थे उसमें उसके सिग्नेचर के अलावा और कुछ नहीं मिलता, यानी वो कागज बिल्कुल कोरा था। निक रात को जब घर जाता है तब घर का दरवाजा वो खुला पाता है और उसके घर का सामान बिखरा हुआ उसे मिलता है और उस पुतले के पास उसे खुद का ही फोटो दिखता है जिसमें वो मरा हुआ दिखता है। इसके बाद वो पुलिस को फोन करने लगता है पर उसका छोटा भाई कॉनी वहां आ जाता है जो निक को वहां से ले जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में फंसाया है। वो सीआरएस वाले मेरा जीना मुश्किल कर रहे थे और वो अब तुम्हारे साथ भी ऐसा कर रहे हैं। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है तब वो फिर से तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मैं उनके हाथों का खिलौना बन चुका हूँ। मैंने उन्हें खेल रोकने के लिए पैसे भी दिए थे पर वो फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तभी उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और उस वक्त कॉनी को निक के गाड़ी में से सीआरएस की ढेर सारी चाबियां मिलती है। तो कॉनी को लगता है कि निक भी उनके साथ उस साजिश में शामिल है। वो निक को कहता है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ और तुम अब भी जिद्दी सन की इंसान हो। ये बोल के वो वहां से भाग जाता है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो वहां से भाग जाता है। निक की गाड़ी पंक्चर हो चुकी थी तो वो टैक्सी पकड़ के घर जाने लगता है पर वो टैक्सी ड्राइवर उसे किसी और जगह ले जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो ड्राइवर सीआरएस का ड्राइवर है। वो ड्राइवर उस गाड़ी को लॉक करके कूद जाता है। निकोलस के साथ वो गाड़ी पानी में जाके गिरती है। ड्राइवर के कूदने से पहले निकोलस उसे पैसों का लालच देता है पर वो ड्राइवर मानता नहीं, मानो वो उसे मारना ही चाहता हो। जैसे तैसे निकोलस पानी से बाहर आता है और दूसरे दिन सीआरएस के ऑफिस पुलिस को लेके पहुंच जाता है।
पर जिस बिल्डिंग में उनका ऑफिस था वो पूरा फ्लोर खाली पड़ा था और पुलिस को अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। रात को डिनर के वक्त वो मेड एलिसा से पूछता है अपने पिता के बारे में। वो बताती है कि तुम्हारे पिता भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, हर वक्त काम में बिजी रहते थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। तब उस वक्त निकोलस को उसकी सेक्रेटरी मारिया का फोन आता है। क्रिस्टिन को छोड़ने के लिए उन्होंने जो टैक्सी बुक करवाई थी, उस टैक्सी के ड्राइवर के जरिए मारिया ने क्रिस्टिन का पता लगवाया था। वो उसे क्रिस्टिन का पता देती है और निकोलस क्रिस्टिन के घर जाता है। अब निक को उसके घर में सारे कबर्ड, ड्रॉर, फ्रीज सब खाली मिलते हैं। तो निकोलस को लगता है कि क्रिस्टिन भी उनके साथ मिली हुई है, तो उस पर गुस्सा हो जाता है और उसको सवाल पूछने लगता है। तो क्रिस्टिन बहुत डर जाती है। वो कहती है कि घर में कैमरे लगे हैं और वो इस वक्त हमें देख रहे हैं। तो निकोलस गुस्से में आकर वो कैमरे तोड़ देता है। तो जो बाहर सीआरएस के लोग बैठे थे वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तो दोनों अपनी जान बचाकर उस घर से बाहर भागने लगते हैं। तब क्रिस्टिन उसे बताती है कि मैं तो सिर्फ उनकी एक मुलाजिम हूँ, तुम्हारा भाई इसमें पहले से ही शामिल था, उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था, तुम तक पहुंचने के बाद भी उन्होंने उसका जीना हराम किया था। क्या तुमने अपने अकाउंट्स देखे? उन्होंने उसे भी खाली कर दिया होगा। उन्होंने तुम्हारे राइटिंग, आवाज और दिमाग के टेस्ट लिए थे, जिससे उन्होंने तुम्हारे पासवर्ड का अंदाजा लगा लिया था। वो जब तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर रहे थे तब उन्हें बस तुम्हारा ध्यान हटाना था। निकोलस जब बैंक फोन करता है तब उसे पता चलता है कि उसके सारे अकाउंट्स खाली पड़े हैं। तब वो अपने दोस्त सैमुअल को फोन करके इस सब के बारे में जानकारी देता है और क्रिस्टिन को अपने दूसरे घर ले जाता है। तभी फिर से सैमुअल का फोन आता है। वो निकोलस से कहता है कि तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में वैसे के वैसे हैं, कोई फ्रॉड नहीं हुआ। ये सुनने के बाद निकोलस को चक्कर आने लगते हैं। क्रिस्टिन ने जो उसे कॉफी दी थी उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारे हाथों से वक्त निकल चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे सारे कॉल हमने हैक किए थे, तुम हमसे बातें कर रहे थे और तुमने हमें जाने अनजाने में अपने बैंक की सारी डिटेल दी थी। यानी क्रिस्टिन उस साजिश में शामिल थी जो उसका भरोसा जीतकर बैंक के सारे डिटेल्स जान लेती है। जब निकोलस को होश आता है तब वो खुद को दूसरी कंट्री में पाता है। बहुत ही बुरी हालत में वो कुछ दिन वहाँ पर बिताता है और वहाँ के एम्बेसी से वो मदद मांगता है, पर वो उसकी कुछ मदद नहीं कर पाते। तो उसे मजबूर होकर अपनी महंगी घड़ी बेचनी पड़ती है, जिसके पैसों से वो वापस अपने घर लौटता है। वो देखता है कि उसके घर पर ताला लगा है जो बहुत जल्द नीलाम होने वाला था। वो घर जाता है, फ्रेश होकर कुछ पैसे लेकर वो उस होटल में जाता है जहाँ उसका भाई हमेशा रुकता था। वहाँ उसे होटल का मैनेजर कहता है कि आपका भाई पागल हो गया था, इसीलिए हमें मजबूरन उसे पागल खाने भेजना पड़ा। इसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ एलिजाबेथ के पास जाकर उसकी कार लेता है और उससे माफी भी मांगता है, ये कहकर कि मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया जब तुम्हें मेरे प्यार और साथ की जरूरत थी। अब तुम अकेली ऐसी हो जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसे होटल में टीवी पर जिम फैनगोल्ड दिखता है। तब वो समझ जाता है कि वो एक एक्टर है। तो वो एड एजेंसी को फोन करके उसका नंबर और उसकी जानकारी खोज निकालता है। तब उसे पता चलता है कि वो अपने परिवार के साथ जू गया है। तो निकोलस भी उसे मिलने वहां जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ, पर जिम कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस वही कर रहा था जैसा उन्होंने मुझे करने को कहा था। पर जब निकोलस उसे जान से मारने की धमकी देता है तब जिम उसे सीआरएस के ऑफिस ले जाता है। तब उसे वहाँ उस प्लान से जुड़े सभी लोग नजर आते हैं। वहाँ पर उसे क्रिस्टिन, वो जासूस और वो लोग भी नजर आते हैं जो उसे एयरपोर्ट और होटल पे दिखे थे। लेकिन तभी वहाँ पर निकोलस पे वो सिक्योरिटी गार्ड हमला करते हैं जिसमें उस जिम की मौत हो जाती है। तो निकोलस क्रिस्टिन को लेकर टेरेस पे जाता है और उसे अपने बॉस को बुलाने को कहता है। वो जानना चाहता था कि उसके साथ ऐसा किसने और क्यों किया था। जब वो क्रिस्टिन को जान से मारने की धमकी देता है तब क्रिस्टिन डर जाती है, क्योंकि वो गन निकोलस की थी जो बिल्कुल असली थी। वो कहती है कि ये सब एक खेल का हिस्सा है, हम तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे, तुम मुझ पर गोली मत चलाना, जो तुम्हें दिखाया गया था वो सब झूठ था, नकली था। दरवाजे के उस पार तुम्हारा भाई खड़ा है शैंपेन लेके, ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। लेकिन दरवाजे के उस पार के लोग दरवाजा तोड़ने लगते हैं। वो जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं निकोलस गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो गोली उसके भाई कॉनरेड को लगती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। क्रिस्टिन रोती हुई कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था, तुमने गोली क्यों चलाई, तुमने सब कुछ बर्बाद कर डाला। कॉनरेड के मौत से निकोलस बहुत दुखी होकर रोने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपनी बेवकूफ़ी और शक की मिजाज की वजह से अपने छोटे भाई की जान ली। तो वो खुद भी बिल्डिंग से नीचे कूदता है और गिरते वक्त उसे अपने भाई और पिता की यादें दिखाई देती हैं। पर जब वो नीचे गिरता है तब वो उस होटल के बड़े से हॉल में एयर बलून पर गिरता है,
जहाँ पर उसकी एक्स वाइफ, उसका पति, उसकी मेड, उसके दोस्त क्रिस्टीन और उसका छोटा भाई कॉनरेड मौजूद होते हैं। यह सब उन लोगों का प्लान था जो कॉनरेड के कहने पर बनाया था, और निक को छोड़कर ये सारी बातें उसके करीबी लोगों को पता थी। अब निकोलस पूरी तरह से बदल चुका था। उसका छोटा भाई कॉनरेड उसे विश करता है और ये एक तरह से मानो निकोलस का नया जन्म था। बहुत ट्विस्ट और टर्न लेके ये फिल्म हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।